पिछले दिनों इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री साहब बांग्लादेश आए थे। यहां पर आकर उन्होंने बड़ी अच्छी अच्छी बातें की, बड़ी प्यार मोहब्बत की बातें की, दोस्ती की बातें की। लेकिन उनकी विजिट से पहले और उनकी विजिट के बाद की जो सूरत हाल है वो कुछ खास तब्दील नहीं हुई। वही इंडियन मीडिया की नफरत अंगेज ट्रांसमिशंस जारी हैं बांग्लादेश के खिलाफ, और वही इंडियन पॉलिटिशियंस के भड़काऊ भाषण जारी हैं। एक ऐसा ही बड़ा भड़काऊ भाषण त्रिपुरा के एक बड़े सियासतदान ने रिसेंटली दिया है। उन्होंने कहा है कि बांग्लादेश अपनी कब्र आप खोद रहा है, यानी खुद ही वो अपनी कब्र खोद रहा है। और आज का जो इंडिया है उनको याद रखना चाहिए कि ये 1971 वाले इंडिया से भी ज्यादा ताकतवर है। 1971 वाला जो कुछ कमजोर इंडिया था उसने अमेरिका की मुखालफत के बावजूद पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए। लेकिन आज का इंडिया तो आज का इंडिया है। ये इंडिया ज्यादा पावरफुल है और इस इंडिया के अंदर भी इतना पोटेंशियल मौजूद है कि वो बांग्लादेश के कई टुकड़े कर सके। मैं बात कर रहा हूं त्रिपुरा की एक बड़ी पार्टी तिपरा मोता के लीडर प्रदोयत दीब्रामा साहब की। प्रदोयत दीब्रामा जो है ये पॉलिटिशियन के साथ साथ ये फॉर्मर जो रूलिंग फैमिली थी त्रिपुरा की उसका मेंबर भी है। इन्होंने कहा है, एंड आई कोट इंडिया टुडे नॉर्थ ईस्ट, कि बांग्लादेश डिगिंग ऑन ग्रेव slams student advisor statement against India. Pradoya Dibrama warns Bangladesh against anti-India rhetoric, citing historical lessons. He stresses the importance of respecting founding leaders like Sheikh Mujibur Rahman. और इस भाई साहब के जो एग्जैक्ट अल्फाज हैं उनको कोट करते हुए ये इंडियन न्यूज आउटलेट लिख रहा है कि यस, India's intention in 1971 was to break Pakistan into two, and we did it despite America being on Pakistan's side. Today, Bangladesh is weaker than Pakistan was in 1971, while India is a much stronger country than it was then. The protection of minorities is important, and if required, we'll go out of our way to empower them within the country, both morally and financially. A country that cannot honor its founding father like Sheikh Mujib is heading down the wrong path, he added. तो इस तरह के जो नफरत अंगेज बयानात हैं उनका सिलसिला थम नहीं रहा, बढ़ता चला जा रहा है। अच्छा, इस बीच क्या हुआ है? इस बीच बांग्लादेश से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, इंडिया के लिए अच्छी नहीं है। वो खबर ये आ रही है कि बांग्लादेश ने फैसला किया है कि ये जो 2009 के अंदर बीडीआर रिवोल्ट हुआ था, बीडीआर रिवोल्ट ये गालिबन 2009 के अंदर हुआ था 25-26 फरवरी को। बहुत बड़ी एक बगावत बांग्लादेश की फौज के अंदर की गई थी, पूरी फौज हिल गई थी। इस बगावत के अंदर कुछ 74 लोग मारे गए थे और उसमें से 57 जो थे वो फौज के लोग थे। अब इल्जाम क्या लगता है इस बगावत के हवाले से? इल्जाम बहुत बड़ा ये लगता है कि ये जो बगावत थी इंडिया ने करवाई थी, और इंडिया का मकसद ये था असल में कि बांग्लादेश की मिलिट्री के ऊपर कब्जा किया जाए। कब्जा करने का मकसद ये था कि शेख हसीना की सरकार को अगले कई साल तक किसी किस्म का कोई खतरा नहीं होना चाहिए मिलिट्री से, यानी मार्शल लॉ ना लगे या फौज की मुदाखलत ना हो मिलिट्री के अंदर। तो इस सब को रोकने के लिए मिलिट्री ही शेख हसीना के अंडर में कर दी गई थी इस रिवोल्ट के बाद। यानी इस रिवोल्ट के जो डायरेक्ट बेनिफिशियरी थे वो शेख हसीना थी नंबर 1, नंबर 2 वो इंडिया था। तो कहा यह जाता है, इनके जो क्रिटिक्स हैं वो कहते हैं ये मिली भगत से एक बहुत बड़ी साजिश हमारे मुल्क के खिलाफ, हमारी मिलिट्री के खिलाफ की गई थी। तो इस पे एक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। काफी अरसे से लेकर एक डिमांड थी, एक डमी इन्वेस्टिगेशन शेख हसीना ने भी करवाई थी, लेकिन उसको कोई मानता नहीं है उस इन्वेस्टिगेशन को, उसमें इंडिया का नाम ही नहीं है। तो ये मांग काफी अरसे से लेकर बांग्लादेश के अंदर बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जो चाहते हैं कि इसकी दोबारा से इन्वेस्टिगेशन हो और प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो। एक एक चीज लोगों को पता होनी चाहिए। अब यह मुतालबा मान लिया गया है, यूनिस की सरकार ने यह मुतालबा मान लिया है और फैसला कर लिया गया है कि एक कमेटी बनेगी और वो कमेटी बहुत जल्द फाइंडिंग्स बांग्लादेशियों के सामने, दुनिया के सामने रखेगी कि एक्चुअली हुआ क्या था, ये फरवरी 2009 में हुआ क्या था कि जिसकी वजह से इतना बड़ा भूचाल मुल्क की फौज के अंदर आ गया था और इतनी बड़ी बगावत क्रिएट हुई थी। आखिर हुआ क्या था, वजह क्या थी इसकी? बांग्लादेश न्यूज 24 ने रिपोर्ट किया, बीडीआर मैसेगियर री इन्वेस्टिगेशन पैनल टू बी फॉर्म्ड इन 5 वर्किंग डेज, says home advisor. The state had previously told the high court that a committee could not immediately be formed. क्या वजह थी? उस वक्त क्यों बोला गया कि बहुत जल्दी ये कमेटी नहीं बनाई जा सकती? क्योंकि
ऑब्वियसली इसके अंदर एक बाहर का एलिमेंट होना है, एक बाहर का लिंक होना है, एक्सटर्नल लिंक के हवाले से भी तफ्तीश हो सकती है। मेरा इशारा ऑब्वियसली इंडिया की तरफ है, क्योंकि उनके ऊपर इल्ज़ाम लगता है कि उन्होंने इस बगावत के अंदर रोल प्ले किया है। तो अगर इंडिया का एंगल इसमें इन्वेस्टिगेट होगा तो इंडियंस को पसंद तो नहीं आएगी ना ये चीज़, वो इसको मतलब बड़ा अच्छा तो नहीं समझेंगे, वो कहेंगे कि ये नहीं होनी चाहिए, खामखा में उनका नाम खराब होगा। तो पहले इस वजह से थोड़ा सा हल्का हाथ रखा गया, लेकिन अब फैसला कर लिया गया है कि शायद बांग्लादेशी कौम को दुरुस्त जो इंफॉर्मेशन है वो बताने का वक्त आ गया है कि एग्जैक्टली क्या हुआ था उन दिनों में। बांग्लादेश न्यूज़ 24 कहता है कि an investigation committee will be formed within the next 5 working days to ensure justice in the BDR massacre. He said this committee will consist of retired members of the judiciary, civil service, armed forces and police. तमाम लोग होंगे। ऑब्वियसली इसके अंदर जो ज़्यादा तादाद होगी फौजियों की होगी, और मुझे उम्मीद है कि रिटायर्ड फौजी भी इसके अंदर हो सकते हैं, पॉसिबल इसके अंदर कोई रिटायर्ड फौजी भी डाले जा सकते हैं। तो बड़ी भारी भरकम किस्म की कमेटी जो है वो फॉर्म करने की यहां पर एक बातचीत हो रही है। नाउ अगर ऐसा होता है तो जैसे कि मैंने कहा कि अंदर तो मुल्क के चीखें निकलेंगी बहुत सारे लोगों की, जिन्होंने ये मामला दबाया हुआ था या जो बेनिफिशियरी थे उनकी तो चीखें निकलेंगी, वो तो कहेंगे ये क्या हो रहा है, इस तरह से नहीं होना चाहिए वगैरह वगैरह। लेकिन इसका कहीं ना कहीं पे इम्पैक्ट इंडिया और बांग्लादेश के टाइज के ऊपर पड़ सकता है। अच्छा, इसके मैं एग्जांपल आपको दे दूं, जो रिसेंटली एक और कमेटी बनाई गई थी, किस चीज़ पे, ये जो जबरी गुमशदगी होती थी, डिसअपियर कर दिया जाता था लोगों को, शेख हसीना के मुखालफों को, इंडिया के मुखालफों को बांग्लादेश के अंदर उठा के गुम कर दिया जाता था, गायब, बंदा ही गायब, कभी मिलता ही नहीं था दोबारा, और जाकर इंडिया की जेलों में नजर आता था। तो इस पे एक कमेटी फॉर्म की गई थी, इस प्रोग्राम के अंदर कुछ रोज पहले इस पे बात की थी। उस कमेटी की फाइंडिंग्स क्या नजर आई हैं, उसमें यह बहुत बड़ा इंकिशाफ किया गया कि इंडिया की इन्वॉल्वमेंट इन डिसअपियरेंसेस के अंदर रही है, और जो विक्टिम्स हैं उनसे इस कमेटी ने जब इस मामले में बातचीत की है, इन्वेस्टिगेट किया है, तो उन्होंने भी कहीं ना कहीं कंफर्म किया है कि ऐसा ही है। हिंदी स्पीकिंग लोगों का होना सेल्स के बाहर, यह भी एक सबूत है कि शायद जहां पर लोगों को रखा गया था वो बांग्लादेश का इलाका नहीं, इंडिया का इलाका था, तभी बाहर हिंदी स्पीकिंग लोगों का वहां पर पाया जाना था। तो वो जो कमेटी बनाई गई थी डिसअपियरेंसेस के हवाले से, उसमें इंडिया का रोल सामने आया। ये जो कमेटी बनाई जा रही है, और ये बड़ी पावरफुल कमेटी होगी, ये भी मैं आपको बता दूं, इसके जो पावर्स होंगे ना, कमेटी को पावर दिए जाते हैं ना कि भाई आप ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, यहां तक इस डोमेन में रहकर इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। तो ये बड़ी पावरफुल किस्म की कमेटी बनाई जा रही है, क्योंकि ये जो बीडीआर रिवोल्ट था, मैं आपको ये बता दूं, ये बांग्लादेश की तारीख के, हिस्ट्री के सबसे बड़े इवेंट्स में से एक था। इस इवेंट ने असल में सियासत का ही धारा बदल दिया था मुल्क के अंदर। यानी इस इवेंट के बाद शेख हसीना बनी है, वो पहले डिक्टेटर इस तरह से नहीं थी। इस वाकये के बाद क्या हुआ था, एब्सोल्यूट पावर उनके पास आ गया, कोई कहने वाला ही नहीं है, ना तो फौज है, ना तो जुडिशरी कहने वाले, कोई कहने वाला नहीं है। ऑल एंड ऑल एक ही शख्सियत है बस, इलेक्शन करवाए ना कराए मर्जी है, इलेक्शन कमीशन खत्म कर दो, नौकर लेकर आ जाओ सारे उधर, वो भी हुआ, सब कुछ हुआ, क्योंकि पावर इतना आ गया ना, कोई कहने वाला नहीं था। पहले डर था कि यार कोई जनरल ना बगावत कर दे उठ के, या कोई जर्नल ना प्रेशर में आ जाए अपोजिशन वालों के और वो ना कहीं घर भेज दे। ये होता रहा है बांग्लादेश के अंदर, मिलिट्री का रोल रहा है यहाँ पर, खास तौर पर तब जबकि मिलिट्री समझती रही है कि हमें स्टेबिलिटी के लिए रोल प्ले करने की जरूरत है। लेकिन इस वाकये के बाद तो टोटल जबरदूस हो गया, मिलिट्री का रोल ही खत्म हो गया वहां पे। लेकिन अब इस पे एक भारी भरकम किस्म की कमेटी बैठ रही है, और उम्मीद यही की जा रही है कि इसमें वो जो इल्ज़ाम लगता है कि इंडिया का रोल था, वो अगर सामने आती हैं चीज़ें, तो ऑब्वियसली ये बांग्लादेश और इंडिया के टाइज में एक और डेंट होगा, एक और ऐसा फैक्टर होगा जो कि दोनों मुल्कों के टाइज को डाउनग्रेड कर रहा होगा। अच्छा, अब आखिर में एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपके साथ शेयर करनी है। बहुत सारे लोग मुझसे कह रहे हैं कि मिडिल ईस्ट के हवाले से आपका कंटेंट इतना नहीं आ रहा काफ़ी दिनों से लेकर। तो देखिए, मिडिल ईस्ट के हवाले से ना वो पूरा सेक्शन ही अलग होता है। यहाँ पर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अपना रीजन डिस्कस करूँ, सिर्फ इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, बर्मा और ये सारी जो चीज़ें हैं। मिडिल ईस्ट के हवाले से आपकी स्क्रीन पर इस वक्त जो चैनल नज़र आ रहा है, इसको सब्सक्राइब करें। और सीरिया के अंदर खास तौर पर क्या हो रहा है, वो डिसमेंटल हो गया, टर्की इन्वेजन करने वाला है सीरिया के ऊपर। इजराइल ने भी कुछ हिस्से पे आगे वो आ गए इजरायली। वो जो अमेरिकन बैक्ड सीज फायर भी हुई है रेबल्स की, जिन्होंने बशार अल असद को जबरदूस किया, उनकी आपसी फाइटिंग स्टार्ट होने लगी है। सीरिया में बड़ा गंद मचने लगा है। ये जो आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है वीडियो, इसको जरूर जाकर देखिएगा, ये इसी सारा सीरिया के मुद्दे पर है। और इस चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मेरे वीडियोज आपको काफी तादाद में इस चैनल पर भी आने वाले दिनों में नजर आएंगे।